नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। बच्चन का नाम संसद में संग्राम। देखिए, विषय तो यहां से आज शुरू हो रहा है कि कुल मिलाकर अगर देश की संसद में आप देखें तो विपक्ष और सरकार आमने सामने है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो। लेकिन राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन बोलने पर, यानी जया अमिताभ बच्चन उनका नाम, जो कि उन्होंने खुद ही जो एफिडेविट फाइल किया है राज्यसभा में, उसमें उन्होंने यही नाम डाला है। लेकिन इस नाम को बोलने पर उन्होंने कहा कि पति के नाम से ही क्या महिला का अस्तित्व होगा। सवाल बड़ा है और बहुत अच्छा है, लेकिन इन सब के बीच अब घमासान छिड़ गया है। जया बच्चन कह रही हैं कि जानबूझकर अमिताभ बच्चन का नाम बीच में लिया गया। इधर राज्यसभा में सभापति कह रहे हैं कि मैं आहत हूं, मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है। जया बच्चन कहती हैं कि टोन साहब सभापति का ठीक नहीं है। और देखिए, मामला कैसे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया है कि विपक्ष का ये कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव वो लाएंगे सभापति के खिलाफ। यहां तक विपक्ष का कहना है कि माइक म्यूट कर दिया जाता है विपक्षी नेताओं का। कांग्रेस यही बात राहुल गांधी के माइक के लिए कहती है और अब जया बच्चन की आवाज में सारा विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद राज्यसभा के, हमारे साथ जुड़े हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, कौन सही कौन गलत, ये रिपोर्ट देखिए, हुआ क्या। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है। No, enough of it. You can't have it. जया बच्चन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच लगातार बहस की नौबत आती रही, लेकिन आज मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ गया। धनखड़ ने जया बच्चन को जैसे ही जया अमिताभ बच्चन कहा, वो नाराज हो गए। उन्होंने जगदीप धनखड़ के अंदाज पर सवाल उठाया तो जगदीप धनखड़ ने भी जया बच्चन पर पलटवार किया। जया बच्चन ने कहा कि वो कलाकार है, तो सभापति ने भी कह दिया कि वो डायरेक्टर है। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. जया बच्चन और सभापति के बीच नोकझोंक के बाद बात बढ़ गई। विपक्ष के सांसदों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और संसद से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब संसद में जया बच्चन और सभापति के बीच भिड़ंत हुई हो। 29 जुलाई को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जया को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी कहकर पुकारा। इस पर जया बच्चन भड़क गयी। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। 5 अगस्त को एक बार फिर नाम को लेकर जया नाराज हो गई। ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया, पहले नहीं था। हाँ, वन सेकेंड। माननीय सदस्यगण, जया बच्चन अपना पूरा नाम लेने से नाराज हो जाती, जबकि हकीकत यही है कि उनका आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन ही है। राज्यसभा के हलफनामे में जया अमिताभ बच्चन दर्ज है। 2 अगस्त को उन्होंने संसद में खुद अपना नाम यही लिया था। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, जया बच्चन के नाम को लेकर संसद में शुरू हुआ सियासी संग्राम अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार वाली सियासत में बदलता जा रहा है। इस तनातनी के बीच संसद के मानसून सत्र को एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु जी, आप भी उसी राज्यसभा से सांसद हैं। ये तनातनी कहां तक पहुंच रही है? आप देख रहे हैं कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग, उनका कहना है कि आप विपक्ष की आवाज को म्यूट करना चाहते हैं। एक बार जया जी ने कहा कि आपका टोन मुझे सही नहीं लग रहा, उसके बाद तो उनको हम लोग सुन ही नहीं पाए। देखिए, मैं जया जी की बात का तकनीकी जवाब और इस पूरा परिप्रेक्ष्य में जो आपने कहा विपक्ष का, दोनों जवाब देता हूं। हाँ। देखिए, जया जी इस देश की बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं, परंतु यह भी एक फैक्ट है
कि राज्यसभा में जो आपका ऑफिशियल नाम लिखा जाता, हम लोग पास ये तक आता, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए, आपकी स्पेलिंग में तो कोई चेंज नहीं है। और मैं आपको एक और बताऊं, संयोग से अभी अप्रैल में जो राज्यसभा में जिसमें वो दोबारा उनका चयन हुआ, उस समय मैं भी था। काउंटिंग के समय जया जी नहीं थी, उनके प्रतिनिधि रहे होंगे। एक एक वोट निकाल के बताया जाता है, यूं निकाल के सबको दिखाया जाता है, और उसमें हर बार बताया जा रहा था जया अमिताभ बच्चन। तो उनके प्रतिनिधि को आपत्ति करनी चाहिए थी। जब उनको सर्टिफिकेट मिला उत्तर प्रदेश विधानसभा से, उस पर लिखा हुआ जया अमिताभ बच्चन, आपत्ति करनी चाहिए थी। तो आपने जब और फिर जब शपथ ली, फिर नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन होता है राज्यसभा का, उस पर लिखा जया अमिताभ बच्चन, तो अब आपत्ति, इसका मतलब किसी दूसरे कारण से है। और दूसरा मैं कह रहा हूं, ये जो कहने का प्रयास किया जाता साहब पति का नाम है, पहला तो उनका लिखा है, ये भारत में परिवार के बीच में झगड़ा करवाने का चक्कर है, वरना कोई नहीं कहता नरेंद्र दामोदर दास मोदी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, मोहनदास करमचंद गांधी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, भीमराव रामजी अंबेडकर में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, नितिन जयराम गडकरी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है। क्योंकि यहां इसलिए नहीं बोला, उसमें जेंडर का टकराव नहीं है, क्योंकि कोई किसी का पिता है तो कोई किसी का पुत्र भी होगा, मगर यहां पे लड़ाई करवानी है इसलिए होता। अब दूसरा तथ्य जो उन्होंने तकनीकी दृष्टि से गलत बोला, उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति से, सभापति से, आप हमारे कुलीग हैं। उन्हें साफ समझना चाहिए, लोकसभा का स्पीकर पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच में से चुना जाता है। आप उसके लिए कह सकते हैं आप कुलीग हैं, आप चेयर पे हैं। राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा के एमपीज के बीच में नहीं होता है, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यह बात टेक्निकली, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कह सकते हैं आप हमारे कुलीग में हैं, आप अलग हैं, बट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनली टोटली डिफरेंट। तो यह बात फैक्चुअली रॉन्ग हो गई। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उन्होंने कहा कि उन्हें भाव भंगिमा नजर आ रही है और उनके एक्सपर्टीज पे, वो विषय अलग है। ये हो क्यों रहा है? आपने देखा कल टीएमसी के जो लीडर हैं, मतलब लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी डेरेक ओब्रायन ने जिस टोन एंड टेनर में उपराष्ट्रपति से बात की, हाथ पटक पटक के, उपराष्ट्रपति को बहुत बुरा लगा और कुछ समय के लिए वो छोड़ के चले गए। उससे पहले आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिना किसी विषय के, बिना किसी कारण से घनश्याम तिवारी जी माफी मांगे और ये और वो, उससे पहले आप लोकसभा में देख चुके हैं। तो फैक्ट क्या है, इस समय विपक्ष के अंदर क्या हो गया है, जब से थोड़ा सीट बढ़ गई है ना, तो गर्मी इतनी ज्यादा आ गई है कि उनको ये दिखाना है, सारी पार्टियों को एक दूसरे से ज्यादा होड़ लगी है कि कौन बीजेपी खिलाफत ज्यादा करता नजर आए। तो खड़गे जी खड़े होंगे तो डेरेक ओब्रायन कहेंगे मैंने उससे ज्यादा करके दिखा दिया, तो समाजवादी पार्टी कहेगी हमने ज्यादा करके दिखा दिया। तो एक लाइन में कहूं, ये संसद में सारा बवाल इसलिए हो रहा है कि विपक्ष का स्लोगन ये हो गया है कि कोई सूरत बदले, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और मेरा हंगामा मेरे इंडी गठबंधन के साथी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चूंकि आपके समर्थन से जया बच्चन जी वहां पर ऐसे प्रश्न करके इनके बाद उसके बाद आपके पास आऊंगी। देखिए, लड़ाई की शुरुआती जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुआ, उस वक्त हरिवंश जी थे इस सीट पर, और ये उन्होंने एफिडेविट टू बी फाइल्ड बाय कैंडिडेट अलोंग विद नॉमिनेशन पेपर बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर, इसमें उन्होंने खुद अपना नाम डाला है, आई बच्चन जया अमिताभ। अब इसको हथियार बनाना कि चेयर पे जो व्यक्ति है वो मुझे टारगेट करने के लिए कह रहा है, क्या ये गलत नहीं है? दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति होते हैं, तो वो कोलीग नहीं हो सकते एक सांसद के। तीसरा प्रश्न, क्या ये टकराव की स्थिति जो बन रही है, मैं ये कहने वाली कोई नहीं हूं कि एकदम फेयर तरीके से आप सीट पर जो भी बैठ रहा है वो बातों को सुन रहा है, लेकिन क्या बात थोड़ी हद से ज्यादा बिगड़ गई है जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है सीट को, चेयर को? अंजना जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल से तानाशाही चलाने की आदत थी, और तानाशाही किस प्रकार चल रही थी आपने देखा था। 150 सांसदों को एक साथ निलंबन करके एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के सांसद को किस प्रकार के अमर्यादित भाषा इसी 10 साल के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आपने देखा होगा आदरणीय मोदी जी किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं संसद में। आपने देखा, दीदी ओ दीदी, सुपन्नखा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये निश्चित तौर पे वो कहने का काम करते हैं। ये क्या, मैं पूछना चाहता हूं, ये सब देश के युवा हैं, ये देश का भविष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी से आप ऐसी आशा करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जैसे हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी होते हैं, ऐसे इस देश के जो परंपरागत संवैधानिक पोस्ट है उसमें हमारे पिता की भूमिका में होते हैं, हमारे अग्रणी होते हैं। क्या देश, उन नौनिहाल हमारे क्या पाठ सीखेंगे माननीय मोदी जी से? ये देश जानना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से पुनः। अब जिस विषय पे आपने आज मुझे बताया है,
आप एक महिला है, पत्रकार है, सबसे पहले आप एक महिला भी है। यहाँ पर भी हमारी बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, मेरी बेटियों की उम्र की हैं, बेटियां बैठी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या नारी शक्ति को अपनी बातों को मजबूती से रखने का अधिकार नहीं है? क्या उस पर केवल इसीलिए प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा कि वो महिला है? और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हमारे ए फॉर अगड़ा भी है, ए फॉर आधी आबादी भी है, उसको प्रतिनिधित्व देकर उन्होंने कोई गलती करी है क्या? माननीय जया बच्चन जी को क्यों प्रतिनिधित्व दिया? क्योंकि वो आधी आबादी का नेतृत्व करते हैं। और भी माता प्रसाद पांडे को हमने विधानसभा अध्यक्ष बनाया क्योंकि उन्होंने कहा मैं सर एक सेकंड, मैं सर बहुत सम्मान करता हूं आपका और कभी मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता। और पीडीए का मतलब उन्होंने बोला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, इसके साथ अगड़ा भी है और आधी आबादी भी। हम लोग सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। महिला होने के लिए किसने टारगेट किया? महिला होने की वजह से मैं आपसी विषय पे तो आ रहा हूं, इधर भी तो जवाब दीजिए। मैं विषय पे आ रहा हूं। नहीं, विषय यही है कि उनको आपने कहा महिला होने की वजह से टारगेट किया। क्या कहा उनको महिला होने की वजह से? महिला होने के नाते लगातार जिस प्रकार अशोभनीय टिप्पणियां विपक्ष की ओर से होती है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। विपक्ष के नेता को या आप ये बोलेंगे कि आपके ओर से देश में अराजकता फैल रही है? कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को मैं कहना चाहता हूं, मैडम मैं इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूं, जो लॉ के छात्र होंगे वो समझते होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये देश की सुरक्षा का मामला हो जाता है जब आप ये कह देते हैं कि विपक्ष के नेता को कि देश में अराजकता फैला रहे हैं। क्या आप प्रूफ दे पाएंगे कि वो देश में क्या अराजकता फैला रहे हैं? या किस प्रकार का माहौल इस देश में चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का माहौल फैलाना चाहती है? एलओपी को इस तरह का ट्रीटमेंट आप करेंगे? आलोक जी बोल रहे हैं, उसके बाद से सुधांशु जी की बारी रहेगी। आलोक जी, सवाल यह है कि देखिए दो फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट तो यही है कि उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में अपना नाम जय अमिताभ बच्चन लिखा है, तो उसमें इसको हथियार बनाना सीट कुर्सी के खिलाफ, चेयर के खिलाफ, ये सही नहीं है। कम से कम सामान्य ज्ञान यही बताता है। अगर है तो आप समझाइएगा। और दूसरा वही कि कॉलीग तो है नहीं आपके उपराष्ट्रपति। तीसरा, क्या कुर्सी पर उंगली उठाकर ही अपनी बात कही जा सकती है? 3 सवाल आपके आए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या नाम के ऊपर किसी तरह की आपत्ति हो सकती है? अगर एक महिला चाहती है कि उनके पति का नाम बार बार इस तरह से ना बुलाया जाए, एफिडेविट में नाम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मैं समझता हूं कि अवॉइड भी किया जा सकता था। और केवल उस वजह से कि नाम अमिताभ जी का जोड़ दिया गया, केवल उस वजह से नहीं हुआ। पूरा सेंटेंस सुनिए। उन्होंने कहा मैं कलाकार हूं, मैं भाव भंगिमा भी समझती हूं और मैं एक्सप्रेशंस को, पूरा फेशियल बॉडी लैंग्वेज को भी मैं समझती हूं कि किस तरह से और क्यों लिया जा रहा है। असली मुद्दा वहां पर है। बिल्कुल मैं मानता हूं। दूसरा जो बिंदु है आपका कि संवैधानिक तौर पर कुलीग नहीं कह सकते, वो उपराष्ट्रपति के पद पर है, चेयरमैन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक राय यह भी है कि वो हेडमास्टर भी नहीं। बैठ जाइए, यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। खड़गे जी को साफ कह रहे हैं आप, यू वांट टू डिस्टेबलाइज द नेशन। एक उपराष्ट्रपति को क्या यह शोभा देता है कि आप कहें कि डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? बिल्कुल वो कुलीग नहीं है, लेकिन वो हेडमास्टर भी नहीं है कि हर आदमी को बैठा देंगे, हर आदमी को कहेंगे तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, माइक बंद हो जाएंगे, संसद के यहां पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसानों को अंदर पार्लियामेंट में आने से रोका जाएगा और आप तो पत्रकार हैं, पत्रकारों को एक कमरे में ठूस दिया जाएगा। टीस बहुत सारी हैं इस बार। टीस इस बार की ये है कि इस बार जो हथियाई हुई सरकार देश के अंदर चल रही है, जनता ने जो आईना दिखाया कि इलेक्शन कमीशन और तमाम संस्थाओं के ऊपर जो तमाम सवाल उठे, ये हथियाई हुई सरकार है और तमाम केसेस उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट्स में चल रहे हैं। हथियाई हुई सरकार में आज 2 पद हैं वहां पर संसद के अंदर, एक स्पीकर है, एक चेयरमैन साहब है। हम कहते हैं आप दोनों दल से ऊपर हैं। जो आप कह रहे थे कि इंडी गठबंधन के तमाम दलों में होड़ लगी हुई है, मुझे लगता है होड़ स्पीकर और चेयरमैन में लगी हुई है दोनों में, कि कौन दिखाए कि मैं मोदी जी के कितना क्लोज हूं, कौन दिखाए कि मैं बताऊं मैं सरकार का कितना पक्ष ले रहा हूं, मैं कितना बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं। अगर एक किसान वहां पर जाकर बाइट दे देता है तो स्पीकर महोदय को दिक्कत हो जाती है, लेकिन तमाम अभिनेत्रियां वहां पर संसद में खड़ी होकर जब वहां पर बयान देती हैं तब उनको दिक्कत नहीं होती है। यहां पर एक शब्द कोई गलत बोल देता है तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, क्योंकि संसद के अंदर किसी कोई न्यायालय में नहीं जा सकता है। 1.5 सांसदों को आप बर्खास्त करके आप किस तरह से आपने बिल पास कराए। लेकिन दिक्कत यह है, टीस अब यह है कि वो जो पहले भाषा थी ना, एक अकेला सब पर भारी, अब वो नहीं हो पा रहा है। आज चेहरा मुरझाया हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के बिल को जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। इसी जेपीसी की हम मांग करते थे कि आप राफेल पर जांच कराइए, तमाम चीजों पर,
कहीं कभी नहीं हुआ। आप अपने सांसदों को कुछ भी कह देते थे, बात मणिपुर की होती थी, आप कहते थे एक अकेला सब पर भारी। आज वो चीज नहीं चल पा रही है। दिक्कत यह है कि बीजेपी और बीजेपी के मंत्री कोई जवाब नहीं दे पा रहे। दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली बार हो रहा है कि दर्जनों रेल की घटनाएं होती हैं और रेल मंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं, वहां पर सारे सांसद ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये संसद का हाल हो गया। एनएचएआई मिनिस्टर से पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे के मापदंड क्या है, किस हाईवे को आप नेशनल हाईवे कहते हैं, तो वो यहां से वहां से वहां भागते हैं। आज इनको जवाब नहीं सूझ रहे। 1200 करोड़ रुपए की संसद में 100 रुपए की बाल्टी लगाकर संसद की इज्जत को बचाना पड़ रहा है। आज भ्रष्टाचार गली गली मोहल्ले मोहल्ले बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जवाब नहीं दिया जा रहा है। पुल गिर रहे हैं, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं और तमाम जो आप लिंक देखेंगे, या तो वो कंपनियां जिन लोगों की हैं वो भाजपा से लिंक है, या वो गुजरात की कंपनियां हैं, या वो कहीं ना कहीं आरएसएस बैकिंग की कंपनियां हैं, या वो कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी के यहां पर पूरा धन दिया है, जिनके ईडी सीबीआई के नोटिस वापस लिए गए। इसलिए संसद में तमाम बहाने बनाकर संसद को परेशान किया जा रहा है। नीट के एग्जाम पर मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। नीट के एग्जाम पर क्या हुआ है? नीट के एग्जाम पर देश का एचआरडी मिनिस्टर संसद के अंदर खड़ा होकर झूठ बोलता है और तमाम झूठों को बचाया जाता है। करोड़ों बच्चे उससे प्रभावित हुए, लेकिन सरकार ने नीट के एग्जाम में एक व्यक्ति जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उस चेयरमैन को नहीं हटाया। आज सवाल पूछे जा रहे हैं। आज देश भी सवाल पूछ रहा है, संसद भी सवाल पूछ रहा है। इसीलिए अग्निवीर पर झूठ बोला जा रहा है, इसीलिए माइक बंद किए जा रहे हैं। रोजगार के ऊपर जब बात होती है तो 4 तरह के झूठे आंकड़े आते हैं। यही कारण है कि बजट के ऊपर इससे पहले सवाल नहीं पूछा जाता था। क्यों? क्योंकि एक अकेला सब पर भारी था। अब बजट के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं लोग कि बताइए भाई कि कुर्सी बचाओ जो बजट था, कि कुर्सी बचाने के लिए जो आप बजट लेकर आए हैं, बाकी राज्यों ने क्या गुनाह किया? ठीक है आलोक जी, अब जवाब सुनिए, अगले राउंड के लिए रखिए कुछ। सुधांशु जी, दोनों का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जो असल मुद्दे देश के हैं उसका जवाब देने से बचने के लिए कभी स्पीकर साहब आहत हो जाते हैं, कभी सभापति आहत हो जाते हैं और असल सवाल आप लोग पूछने ही नहीं देना चाहते हैं। देखिए, 99 के खुमार में डूबी ये तहरीर, और इन दोनों का मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। इन्होंने बात शुरू की कि मोदी जी ने ये बोला वो बोला। जितने इन्होंने वक्तव्य दिए उसमें मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया। उड़ता तीर खुद पकड़ लिया आपने। जैसे हिंदी में कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कैवियट लगा बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। मगर जो आपने बयान दिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नो इफ एंड बट, मर जा मोदी, नो इफ एंड बट, मोदी की मौत, नो इफ एंड बट। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, वो क्या थे? इनकी पार्टी में थे इमरान मसूद। अगले दिन राहुल गांधी गए प्रचार करने, 2014 में जाकर देख लीजिएगा। उनकी पार्टी के कैंडिडेट तब गए और सम्मान पूर्वक लाकर अपनी पार्टी में सांसद में ले आए। जो मोदी जी के बारे में बोला है, हमने बुरे से बुरे दौर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा तभी किसी मौत की कामना नहीं की थी, और आपने नाम लेके बोला, कोई किंतु परंतु का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अब रही बात इनकी, इन्होंने पीडीए में कहा ए में अगड़ा भी है, तो समझ गए जब से पांडे जी आ गए हैं, पांडे जी आ गए हैं तो अगड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वक्त के साथ बाएं दाएं जो बदलते हैं उनके नीतियों में स्थिरता नहीं रहती है। अब तीसरी बात उन्होंने कहा अराजकता की बात, तो मैं कहना चाहता हूं सलमान खुर्शीद का बयान क्या है कि बांग्लादेश जैसी स्थितियां आना चाहती हैं। छोटे मोटे नेता हैं क्या आपके? विदेश मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर बाकायदा बोल रहे हैं। और तो और जाके चेक करिए, सीए आंदोलन के समय दिसंबर 2019 में सोनिया गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा वक्त आता है कि बाहर निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। याद करिए, हर्ष मंडल ने कहा था कि हमें कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, सड़कों पर आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और राहुल गांधी ने भी वो बोला था। वहां से लेके और आज जो सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, ये अराजकता फैलाने का। और अराजकता का मैं एक और उदाहरण बताता हूं। अभी इन्होंने कहा था ना 8,500 खटाखट 1 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। ये लोग किस ढंग से देश में फैलाना चाहते हैं आप ये बात समझिए। अभी बजट आया है, बजट में भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कुल हमारी ज्यादा आमदनी नहीं है। और देश में परिवार कितने हैं? 140 करोड़ की आबादी में 4.5 से डिवाइड करिए, 31 आता है। 31 करोड़ परिवार है, सबको 1-1 लाख दे देंगे, यानी 27 लाख करोड़ की आबादी में 31 लाख करोड़ बांट देंगे। सोचिए ये लोग कौन से एजेंडा के थ्रू आकर देश में कौन सा वातावरण बनाना चाहते हैं, ये इनको पता होना चाहिए। और रही बात वक्फ बोर्ड पे, तो इनका दिल का दर्द मैं समझ सकता हूं
हिंदुस्तान में सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, मगर वक्फ बोर्ड के आगे तो सजदे में निगाह रहे, तमाम होश किरत पे बादशाह रहे, वो आप बोल कैसे सकते हैं। अब इनको एक और बात भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी की बात, तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जितनी डेमोक्रेटिक व्यवस्था आज की डेट में, इतने मोदी जी के प्रति शब्दों का प्रयोग करके जलवाए जलाल से नेता घूम रहे हैं। आप लोगों को क्या, हम लोगों की पीढ़ी को भी नहीं ध्यान है, केवल इतना बोलने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटा दी जानी चाहिए, आप जेल में जा सकते थे और बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, कोर्ट में आप जा नहीं सकते थे। वो लोग आज आके इस बात का ज्ञान देते। और मैं दूसरी बात, नीट के ऊपर, तो नीट पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपना ज्ञान रखते हैं तो आप अपना बोल दीजिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा कंपनियों के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत की हर कंपनी के लिए इनके दिल में क्यों हिकारत होती। कहते थे HCL डूब गया, LIC डूब गया, SBI डूब गया, पिछले साल कहते थे ना, जाके चेक करिए, LIC ने 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, पिछली तिमाही में ऑल टाइम हाई है। SBI ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और PSU मिला के ऑल टाइम हाई, रिलायंस से ज्यादा उसका प्रॉफिट है। HAL ने पिछले साल का रेवेन्यू 29,000 करोड़ रुपए है, जो ऑल टाइम हाई है, और 80,000 करोड़ का पाइपलाइन में है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, सिर्फ विदेशी कंपनी खिलाफ रहते, देसी कंपनी खिलाफ है, विदेशी के साथ। ये बताइए, यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। और बताइए, हिंडनबर्ग के साथ कौन खड़ा? कांग्रेस। BBC के साथ कौन खड़ा? कांग्रेस। किसने सद्दाम हुसैन से पैसा लिया वोल्कर रिपोर्ट में? कांग्रेस ने। KGB के हिसाब से, अगर मित्रों के आर्काइव KG1 पार्ट 2 के हिसाब से किसने पैसे लिए? कांग्रेस ने। मेरे भाई, विदेशी कंपनी के खिलाफ बोलते हुए आज तक नहीं देखा कोई विदेशी कंपनी के खिलाफ। स्वदेशी आंदोलन भी हम ही चलाते हैं। और अंत में मैं कहूंगा, एक अकेला सब पे भारी पे, तो एक अकेला तो 240 लेके आया, आप सब मिलके 240 नहीं ला पाए। आप आकर 44, 52 और 99 पे रुक गए हैं। तो जो मैंने संसद में कहा था, दोबारा कह देना चाहता हूं उस एक अकेले की तरफ से, यानी मोदी जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मंजिल क्या थी? 44, 52, 99, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग। मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। एक अकेला सब पर भारी में अकेला में उन्होंने कहा कि अकेले 240 ले आए, और आप लोग मिल के भी सारे नहीं ले आए, लेकिन कहते हैं कि हम ही जीते हैं। 40 सरकार उनकी चल रही है। 40 पार्टियों का भानुमति का कुनबा लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं अकेले ले आए। 240 तो अकेले आए हैं बीजेपी। बेशक लेके आए हो, क्या सब 240 जहां जहां लड़े वो सब अकेले लड़े थे क्या? यूपी में अकेले लड़े थे, बिहार में अकेले लड़े थे, महाराष्ट्र में अकेले लड़े थे। दुर्भाग्य ये है कि 40 लोगों का कुनबा लेके भी अहंकार अभी तक कम नहीं हो रहा है, और उस अहंकार की वजह से देश पिस रहा है। 240 ले आए तो नीट एग्जाम में धांधली होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, क्योंकि जांच एजेंसी इनकी कठपुतलियां CBI और तमाम जांच एजेंसियां कर रही थी। क्या CBI कभी भी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा करेगी? क्या CBI कभी भी NTA के चेयरमैन को कटघरे में खड़ा करेगी कि उसने ऐसा किया है? जो व्यक्ति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कलंकित होकर आया हो। 14 तारीख को नतीजा आना था, 4 तारीख को क्योंकि रिजल्ट इनके विपक्ष में आते हुए नजर आए, तो नीट का रिजल्ट 4 तारीख को देकर भाग गए। CBI लिखेगी इस बात को कि NTA चेयरमैन ने ऐसा किया है। NTA चेयरमैन को टच नहीं कर सकते, बिल्कुल ये चिमटे से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो इनकी सबकी पोल पट्टी खोल देगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी RSS के जितनी धांधलियां इनसे कराई होंगी वो सारी की सारी उगल देगा, इसलिए टच नहीं कर सकते। ये जुमलेबाजी करके यहां तालियां बजवा सकते हैं आप, लेकिन NTA के छात्रों को किस तरह से न्याय मिलेगा उसकी बात नहीं कर सकते हैं आप। यूनियन कार्बाइड में अरुण जेटली वकील थे या कौन वकील था, जरा बता दीजिए। नहीं थे। अब थे कि नहीं बोलिए आप। मैं फिर कहूंगा थे वो नहीं थे। मैं फिर कहूंगा ऑन रिकॉर्ड थे। नहीं थे। अब वापस आते हैं। बोलिए आप। आपने कहा, अब सुनिए ना भाई, आपके बीच में नहीं बोला मैं, तो सर गलत बोल रहे हैं। आज का विषय एक मिनट प्रभु, आज का विषय एक मिनट, आज का विषय संसद था। संसद के अंदर क्या हो रहा है, मैंने 50 आरोप लगाए, आपने एक जवाब नहीं दिया। आप आज भी इस बात पर रहते हैं कि आप आज भी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर ही भारी है। अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है, और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया है कि वो जमीन कब्जा के बैठा है। एक अकेले ने देश के अंदर गरीबी को बढ़ाया है। एक अकेले ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री का देने के लिए मजबूर कर दिया।
एक अकेले ने SC/ST के ऊपर 50% जो अत्याचार है वो बढ़ गए। एक अकेले ने महिला अत्याचार बढ़ा दिया, एक अकेले ने किसानों की आत्महत्या बढ़ा दी। और ये जो खटाखट की बात करते हैं, रोज खटाखट ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी एक की वजह से हो रहे हैं। उनके भाषण सुने थे ना आपने, हम ड्रोन से देखेंगे, सैटेलाइट से सड़कें बन रही, पता नहीं कौन कौन सी सड़कें बन रही। अरे भाई सैटेलाइट की भावनाओं में ज्यादा बोल गए। अरे भाई मैं बता रहा हूं ना कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से, और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सैटेलाइट से ही होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना रहे, पता नहीं कौन सी सड़कें बनाई, पूरे का ट्रक अंदर चले गए सड़क के अंदर। या हुआ था कि नहीं हुआ था? अयोध्या में छत टपक रही, संसद की छत टपक रही, बाल्टी लगा के संसद में पानी लगा रहे, उसके बाद भी कह रहे हैं साहब हम बहुत बढ़िया, सब चंगा सी। 1 घंटा अंजना जी एक बात का जवाब दे दूं? 2 मिनट रुक जाइए, बस 2 सवाल। नहीं, एक इन्होंने कहा सब लोग जाके चेक करिए 2004 में पेट्रोल कितना था, 32 रुपए का। फिर आंकड़ों की और 2014 में कितने का था? अरे भाई आपने कहा 35 रुपए में मिलेगा, 110%। आज असली सवाल तो ये का कितना बड़ा, जिस दिन बजट आता है उस दिन रुपए की कीमत गिर जाती। अब कहते हैं दोस्ती नहीं तो, और उस दिन क्या कहते थे? दूध देखिए, कीमत देखिए, 2004 से 14 उस देश की भाइयों बहनों मित्रों, उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार आपके जमाने में। अरे भाई सरकार रुपए में ट्रेड कब होता था? रूपी रूबल में ट्रेड हो रहा है, बताइए आपके जमाने में कब होता था? अरे गए वो दिन के भाषण 2014 के मोदी जी सुन लेंगे तो उनको स्वयं लज्जा आ जाएगी। ज्यादा हो गया सर, डॉलर के जमाने लद गए, छोड़िए ना, अब रूपी रूबल में हो रहा है। हाँ, रूपी रूबल में हो रहा है, लेकिन वो जिस दिन बजट आता है रुपया उस दिन गिर जाता है। वैसे एक अकेला सब पे भारी है। देखिए 140 साल पुरानी कांग्रेस को एक अकेले ने लाके 100 के नीचे 3 बार टपका दिया है। वो एक अकेला सब पे भारी मैं मानता हूं, आपकी पार्टी के लिए एक अकेला सब पे भारी। क्या एक अकेले ने टपकाया है? अगर जो जनता जो है उसका कोई सम्मान नहीं करते। मेरा सवाल आपसे, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मतलब सरकार की बहुत सारी नीतियां देखिए, अच्छा भी है। सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसानों को 6,000 रुपए का वो देते हैं कि 2,000 रुपए की किस्त से, हाँ किसान सम्मान निधि जो आप बोलते हो, आप उसी पे 18% जो GST लगता है, खाद पे लगता है, वही कांग्रेस की सरकार की अगर मैं बात करता हूं 1,750 रुपए का DAP का कट्टा आता है, और वो कांग्रेस की सरकार में हमें अराउंड 1150, 950 इतनी हमें सब्सिडी मिलती थी। तो उस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? मतलब ये आपको पता है यूरिया का इस समय इंटरनेशनल मार्केट में दाम कितना है? 3,000 रुपए की है बोरी, और वो 300 रुपए की मिल रही है। वो सारी सब्सिडी सरकार ग्रहण कर रही है। और एक और बात देखिए, हम समझ एक मिनट एक और बात, एड्रेस बताएं आप हमें। एक मिनट। अरे भाई 300 रुपए में कहां यूरिया की बोरी मिल रही है? अरे भाई हम सारे किसान पूरी बात होने दीजिए भाई। नहीं आज तक एड्रेस बताओ, 300 रुपए में बोरी कहां मिल रही? सारे हिंदुस्तान के किसान वहां जाएं और वहां से बोरी खरीदें। फ्री स्टाइल मैच ना करें समय, आप बारी-बारी इतनी बड़ी झूठ है, आप उसको रोक नहीं रहे। तो आप उसके बाद जवाब दीजिए ना। आपने झूठ बोला था, आप बताइए यूनियन कार्बाइड को कब दिया बोरी कहां मिली? आप वो एड्रेस बताइए। छोटे सवाल में बोरी अरे जनता के सवाल पूछिए, बीच में समाजवादी से भी पूछ लीजिए, जो मर्जी झूठ बोल के चले जाओ। नमस्ते सुधांशु सर, लेकिन सर सवाल आपसे नहीं, इनसे है, कांग्रेस की पार्टी से। सर वो आप लोग कभी लोकसभा में कभी राज्यसभा में संसद में भाषण के दौरान आप लोग, नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। कभी लोकसभा अध्यक्ष कभी राज्यसभा के सभापति भाषण देते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। भाषण भी देते हैं, वो मतलब बोलते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। भाषण देते हो? नो सॉरी, भाषण ही देते हैं बीजेपी की तरफ से। बच्चा अभी पढ़ रहा है, कोई नहीं, तो आप लोग बाहर निकल जाते हैं। हम जैसे युवा जो पहुंचो जो हम लोग जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मतलब नेता बनना चाहते हैं, वो लोग अगर आप लोगों को देखेंगे तो क्या सीखेंगे? इनका एक बहुत ही सॉलिड जवाब दीजिएगा सर। मैं सोच रहा था किसी भी पक्ष से पूछूंगा। देखो आलोक जी कभी शो से वॉकआउट नहीं करते, जिससे उनसे उसका वो कह रहे हैं वॉकआउट देख के क्या सीखे हम लोग। उसका नेता बनना चाहता है, बहुत देर से बता रहा था मुझे। दो चीजें इस सवाल में, दो चीजें फंसी हुई। पहला तो यह है कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो आप बच्चों के लिए ही सवाल पूछ रहा है। अगर नीट के एग्जाम के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर, अगर वहां पर ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर अगर कोई बात हम कर रहे हैं या बाकी राज्यों के लिए बात कर रहे हैं तो विपक्ष आपके लिए कर रहा है। पहले सवाल का आपका उत्तर। दूसरी चीज, आप जो बार बार कह रहे हैं कि क्या सीखेंगे, अरे भाई अगर राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, जिस तरह से वहां पर एक हेडमास्टर का रोल अदा कर रहे हैं, ये तो छोड़ दीजिए कि आप क्या सीखेंगे। हिंदुस्तान की विधानसभाओं में
जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं वो क्या सीखेंगे उसके ऊपर सोचिए जरा। अगर उन्होंने भी यही ट्रेंड अपनाना शुरू कर दिया, कहीं पर सत्ता पक्ष है कहीं पर विपक्ष है, तो विपक्ष की आवाज दब जाएगी और लोकतंत्र मरेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष संघर्ष कीजिए, वहीं पर उसकी आवाज उठाई, यही कह रहे थे ना तुम, वॉकआउट मत कीजिए, ये उस सजेशन। वॉकआउट कहां? इस बार तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम विपक्ष वहां पर रहा है। इस बार तो पीएम के स्पीच में वॉकआउट कर, देखिए वॉकआउट करने का कहीं कोई कारण होगा तो वॉकआउट भी करेंगे। अगर वॉकआउट करना क्या आज पहली बार हुआ है? ठीक, 2-2, 2.5 महीने संसद नहीं चलने दी और 2G में सबको बरी कर दिया। यही काम बीजेपी पहले करती थी, जो ऑपोजिशन में रहता वो यही करता है। हम तो केवल किसी मुद्दे पर वॉकआउट कर रहे हैं। आपकी सरकार आई है 10 साल, आज सरकार को हो गए, आपने 2G पर सबको बरी कर दिया और उसके बाद आपने 2.5 महीने तक संसद नहीं चलने दी। और आज सुषमा स्वराज जी और हमने नहीं चलने दी, कोर्ट ने केस किया था। अरे कोर्ट ने कहा था एक मिनट, क्या कोर्ट ने कहा था संसद मत चलने दो? कब कहा था कोर्ट ने? बताइए। नहीं दर्ज किया था इसलिए जब कोर्ट ने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से CAG एक था और CAG के माध्यम से आपने देश को डिस्टेबलाइज किया। श्रीमान ने अभी कहा कि एक अकेला सब पे भारी, पर जब नीट का स्कैम हुआ तब तो किसी ने भी कोई आवाज ही नहीं उठाई। तब सब कहाँ थे? तब कोई एक भी नहीं उठा। हमारे साथ जो इंसाफ नहीं हुआ उसका कौन जवाब देगा? ये नवाज शरीफ विपक्ष से पूछ रही हैं। हाँ जी, ना हमारे साथ ना विपक्ष ने दिया, हमारी पार्टी ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया। हमारा इंसाफ का क्या हुआ तब? SC ST को इतना रिजर्वेशन मिल रहा है तो हम जनरल वालों को क्यों नहीं मिल रहा तब? अंजना जी, छोटा सा उत्तर। रुक जाइए, एक साथ नीट के ऊपर नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर ये बच्चे बैठ जाएंगे। कोचिंग में जो 3 लोग चले गए थे वो कैमरा है, आपकी नीचे आ साथ जाए। वाली थैंक सरकार यू। है, इसलिए नहीं हाँ, जल्दी पूछिए। सर मेरा सवाल आपसे है। सर मैं खुद नीट स्टूडेंट है, मेरे 600 नंबर आए लेकिन मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाह रहा था कि इतना क्यों है कि नीट में इस पर एजुकेशन सिस्टम पे कोई किसी का ध्यान नहीं है, और बाहर ओलंपिक्स में सबसे कम मेडल इंडिया के हैं। ये इंडिया क्यों वो नहीं कर रही, प्रमोट स्कीम क्यों नहीं ला रही कि बाहर जाओ खेलो, या सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में ध्यान क्यों है? ठीक है, चलिए आप एजुकेशन सिस्टम। मैम मेरा क्वेश्चन है एनडीए को लेके, पक्ष और विपक्ष दोनों से। विपक्ष ने अभी तक एनडीए के लेके और एग्जाम जो पेपर लीक होते हैं उन पे वॉक ओवर क्यों नहीं किया? और मेरा पक्ष से भी ये क्वेश्चन है कि इन सब चीजों को वो लोग इतना छोटा क्यों समझते हैं? ठीक है, मैं समझ गई आपका सवाल। वैसे मेरा जोशी सर से सवाल है, लेकिन मुद्दा था आज का उसका पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट में जो भी हुआ वो कोई ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि अगर किसी महिला के साथ किसी के पति का नाम लेना, इसमें कोई कहीं पे गलत नहीं है, ठीक है, और जो कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में भी लिखा। लेकिन मेरा सेकंड क्वेश्चन है, अभी एक अयोध्या में अभी का मामला है, ये कुछ दिन पहले का, एक अयोध्या के वहीं पे एक घटना हुई है जो कि मोहिद खान है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, है ना, और उनके सांसद के करीबी हैं, उनसे उठना बैठना, जो कि 12-13 साल की बच्ची के साथ उन्होंने रेप किया आज से 3 महीने पहले, जो आरोप है, अभी आरोप है, और जो कि वो डर की वजह से उस बच्ची ने बता भी नहीं सकी वो अपने घर पे, मतलब उन्होंने इतना दबदबा अपना कर रखा था। ठीक है, तो महिला सम्मान के मुद्दे पे आप इस प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी पहली लाइन से 1 सेकंड आपत्ति है, जहां आप कह रहे हैं कि किसी भी महिला के साथ उसके पति का नाम लेना गलत नहीं है। ये तय करने वाले आप कोई नहीं होते हैं, चूंकि एफिडेविट में उन्होंने लिखा है इसलिए अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये आप नहीं तय करेंगे, ये महिला खुद तय करेगी कि उसको किसका नाम डालना है, नहीं डालना है, पिता का डालना है, पति का डालना है, ठीक है, लेकिन प्रश्न सब उसका जबरदस्त है। रुकिए, दो सवाल और। सबने क्वेश्चन पूछे हैं, मेरा इनको आंसर है। ये पूछ रहे थे ना यूथ से कि उन्होंने जो एक अकेले ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बराबर नीट के एग्जाम की बात कर रहे हैं ना। नीट के एग्जाम में जब आपकी गवर्नमेंट थी ना, तो वो डोनेशन लेती थी एडमिशन करने के लिए, पूरी तरह बंद हो गया, वो पूरी तरह बंद हो चुका है। और आप बोल रहे हैं ना फ्लोर ऑफ द हाउस पे नड्डा जी ने कहा है कि आपने ये बोला ना 80 करोड़ लोगों ने उन्होंने राशन फ्री में दिया, उन्होंने दे तो दिया, आपसे तो दिया भी नहीं गया। मैं उत्तर दे देता हूँ जल्दी। सर मेरा क्वेश्चन है कि भारत में इतनी पावर सिक्योरिटी होने के बाद भी जितनी सारी परीक्षाएं होती है परीक्षा में उन सब का पेपर लीक क्यों हो जाता है? अब रुक जाइए, अब जवाब लेते हैं। आपने नोट कर लिया, वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नीट की बात कर लेते हैं। नीट के ऊपर अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, और सबसे पहले PIL लगाई तो आलोक शर्मा ने लगाई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसियों ने जिस तरह से काम किया, आपके साथ ठगी की, और आप लोग यहां बैठकर ताली बजा रहे हैं। जांच एजेंसियां किसके इशारे पर काम कर रही थी? आलोक शर्मा राहुल गांधी के इशारे पर काम नहीं कर रही थी, भाजपा के इशारे पर काम कर रही थी। ऐसी परतें हैं, ऐसी तहें हैं उसके अंदर कि अगर आज आप किसी भी रूप में
एचआरडी मिनिस्टर की कॉल डिटेल्स निकलवा लेंगे तो उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व था। मैं बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं आज तक पे, धर्मेंद्र प्रधान क्यों सीएम नहीं बने? क्या नीट का कनेक्शन था? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जॉब्स का कोई कनेक्शन था? और उससे आगे भी कोई कनेक्शन है, मैं आज तक पे कह नहीं सकता। अगर आपको लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं अकेले में दिखा दूंगा कि क्या किया इस सरकार ने। नीट का एग्जाम कहां से लीक हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या जांच एजेंसियों को नहीं पता था? क्या जांच एजेंसियों ने पूरा केस बंद किया 2 जगह से चेक करके? गुजरात में क्या हुआ? एक एक स्कूल में 720 नंबर और 700 से ऊपर नंबर 60-60 लोगों के आ गए। 2 दिन का एग्जाम सेंटर चेंज किया गया, विंडो खोली गई, 25 से 30 हजार बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया और उसके बाद वो सारे टॉपर्स वहीं से आ गए। आप लोग तालियां कांग्रेस में बजा रहे? कोई देश ये कहता हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है और उस पर ताली बजा रहे? ये फूड सिक्योरिटी बिल भी बहन कांग्रेस का लाया हुआ था, ये कांग्रेस ही 2013 में लेकर आई थी। पर वही तो वो पहली कह रही है, चीज कांग्रेस पार्टी ने, एक मिनट रंजना, वैसे पीजी में नीट भी है 2013 में, लोगों को सच्चाई पता नहीं चलती है। नीट के एग्जाम के बारे में भी सच्चाई नहीं पता चली और आगे पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि आप लोग जिस, मैं फिर कहूंगा, क्योंकि आप लोग केवल विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। आज भी 10 साल जिनको सरकार चलाते हो गए, उनसे पूछना चाहिए ना भाई कि 2022 में किसान क्या है, दुगनी हो गई क्या? सबके ऊपर छत आ गई क्या? क्या सब बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या? 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी दर क्यों हो गई? आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए। दिखाइए कहां है 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी? ना सबको रोजगार मिल गए, सबको 45 साल के अंदर वो दौर भी 1991 में 45 साल की बेरोजगारी हाईएस्ट है। मैं बताता हूं कैसे निगेटिव ग्रोथ रेट हो गई। मैं बताता हूं, क्या बात कर रहे हैं? मैं बताता हूं कैसे बिलियन आ गया, रुपए को दो बाटी बोले, कुछ भी बोलने लगे। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। किसान की महिला, किसान की महिला को देखिए जाके 2% ग्रोथ रेट नहीं है, अरे भाई 12% महंगाई, किसान की कुछ भी आके किसान के घर में महिला काम कर रही है, वो भी रोजगार मान लिया इन्होंने। और एक हफ्ते के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर इतने लोग हैं, एक बार भी कोई बता दे। साथी है, उनका टाइम भी मौका दो मेरे दोनों से जवाब भाई रुके, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, एक हफ्ते के अंदर अगर आपको 2 घंटे रोजगार मिल जाता है, एक हफ्ते के अंदर 2 घंटे आपको रोजगार वाला मानते हैं ये सरकार। ठीक है, आप लोगों को पता है इस डेफिनेशन का? मैं अभी बताता हूं। देखिए अभी हमारे एक नौजवान साथी ने अयोध्या का करा, मैं जवाबों से नहीं भागते, हम लोग समाजवादी लोग हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन अपने साथी भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बातें बताई, आप लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आपको लोग बात करेंगे लोकतंत्र की कैसे हत्या हुई चंडीगढ़ में पूरे देश ने देखने का काम करा। अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो हमें तुम्हें न्याय नहीं मिल पाता। ये भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की बात करेगी। इस बार 140 करोड़ लोगों ने आपको हाशिए पे ला दिया, तभी जाके आज सदन में क्वेश्चन भी हो रहे हैं, विरोध भी हो पा रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2, आप कह रहे थे बजट पे अपनी पीठ थपथपा रहे थे आप। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर कॉमर्स के भी स्टूडेंट होंगे, शेयर मार्केट उसी दिन गिर गया, निफ्टी उस दिन गिर गया। आप अपने बजट पे अपना थपथपाने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार की बात आप कैसे कर सकते हैं? भ्रष्टाचार की बात ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑनलाइन कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन लेके आया था? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या था? नौजवान साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वही योजना थी माननीय मोदी जी की भ्रष्टाचार की, जिसमें कोई आपको दाम देगा लेकिन उसका नाम नहीं देश को पता चलना चाहिए, नौजवानों को नाम नहीं पता चलना चाहिए। यह भ्रष्टाचार की बात हम लोगों से करेंगे। मैं आपसे निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, और मेरे नौजवान साथी, आपने अयोध्या की बात करी थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए, और वो गिरफ्तार है। हम लोग मांग करते हैं लेकिन देश के सामने सच आना चाहिए। देश को हक है, नवयुवकों को हक है, हमारी बहन बेटियों को हक है कि नार्को टेस्ट हो, डीएनए हो, सच आ रहा है। आज प्रशासन इनका है, शासन उसका है। ये नहीं कि आज विपक्ष के लोगों को आप जेल में डाल देंगे। हम लोग चाहते हैं देश के साथ हम लोग खड़े हैं, हम उस बेटी के साथ खड़े हैं। मेरे साथी जिसने आपने प्रश्न करा था, आपके जवाब यह है। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, आज जो हम लोग देख पा रहे हैं लोकसभा राज्यसभा में, 10 साल से जिनको तानाशाही की आदत थी, जो चेयरपर्सन जो है लोकसभा के और राज्यसभा के, वो लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे थे मोदी जी से कि मैं तो तुम्हारी साइड हूं, मैंने तुम्हारा कितना पक्ष ले लिया। आज उनको जवाब नहीं बन पा रहा है। निश्चित तौर पर यह केवल अपने नंबर बढ़ाने का गेम खेला जा रहा था, उस पर आज रोक लगने का काम हो रहा है। जो छात्रों के सवाल थे, अब इन दोनों ने बड़ा लंबा बोला है, तो मैं कोशिश करूंगा जितनी सारी चीजें कितना जवाब दे पाऊं। हम हाशिए पे आ गए हैं, हम हैं
240 अकेले भाजपा है, 292 वो हैं हाशिए पे आ गए, और जो 99 पे हैं वो हाशिए पे नहीं है। और मजे की बात जानते हैं क्या ये कह रहे थे, 232 में आपस में कितना लड़के आए हैं, 42 सीटें बंगाल की, 13 सीटें पंजाब की और 20 सीटें केरल की, 65 सीटों में 75 एक दूसरे खिलाफ लड़के 60 सीटें लड़के आए और कह रहे जी हम तो साथ में। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया तो भी इंडिया गठबंधन के साथ में। इसलिए जो आप बता रहे हैं ना, वो आपस में लड़ के भी आए हैं और उसके बाद आए। अब आइए, अब सर आपने अपने टर्न पे बोलिए। सर आपने बोला ना कि आपका गठबंधन तोड़ा, मुकेश सहनी का है वीआईपी के, बताइए मुझे कहां पर है वो, किसके साथ है, आपके साथ ही थे नहीं थे, आपने उनके विधायक तोड़े कि नहीं तोड़े? अरे बताइए प्रदेश को, देश को बताइए, आपने विधायक तोड़े नहीं तोड़े? आप तो अपने आप ऐसे भस्मासुर हैं, जो बोलने लगे सर, अब तो ये गलत बात है। ऐसे भस्मासुर हैं, अपने साथी के विधायकों को खाने का काम करते हैं। जवाब सुन लें। हमारे साथ थे, अलग चले गए, आप तो साथ में रह के क्या चमत्कार दिखा रहे हैं? सुनिए प्लीज 4 में लास्ट के 30 सेकंड बचे। ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन में रहते हुए अखिलेश यादव जी ने सिर्फ 6 महीना पहले मध्य प्रदेश में कहा बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस, तो कांग्रेस ने कहा बहुत चिरकुट पार्टी है, तो उन्होंने कहा अखिलेश व अखिलेश है। ये तो गठबंधन में रहते हुए बोले हैं। और सुनिए, आम आदमी पार्टी के भगवत मान बोले हैं, दिल्ली से पंजाब तक एक सबसे छोटी कहानी जो कोई अपनी मां अपनी बेटे को सुना सकती वो एक थी कांग्रेस। वो लोग एक दूसरे के साथ इतने सुंदर सुंदर बोल रहे हैं आके। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। देखिए, नीट का एग्जाम आया, उससे पहले स्थिति क्या थी? प्राइवेट कॉलेजों में दिखाने के लिए बोर्ड पे कुछ घंटे के लिए लगाया जाता था, उसके बाद कह दिया जाता था कोई कैंडिडेट नहीं आया, और वो सीटें बेची जाती थी। लाखों रुपए में नहीं, पीजी की 8-8, 10-10 करोड़ तक में सीटें बिकती थी। वो सारी व्यवस्था समाप्त हो गई। अब पूरे भारत में एक साथ एग्जाम होते हैं, 13 भाषाओं में एग्जाम होते हैं। पहले अंग्रेजी नहीं पता, बहुत से बच्चे इस कारण से नहीं आ पाते थे कि अंग्रेजी में नहीं जानते। भारत की 13 भाषाओं में एग्जाम होते हैं। जहां तक उसके अंदर जो गलतियां पाई गई हैं, जो चीजें हैं, उसके ऊपर सरकार ने सख्त कार्रवाई की, और इतना ही नहीं, सख्त कानून भी बना दिया है। और राज्यों ने भी अब कानून बनाए। हमारे अब वो नहीं है कि राजस्थान में 19 पेपर लीक आउट हो गए और उसके बाद मुख्यमंत्री का मैं तो जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। हमने इस ढंग का असंवेदनशील बयान नहीं दिया। और इन्होंने कहा रोजगार के लिए, तो रोजगार का सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी एम्प्लॉय बनेगा तो अपना पैसा डालेगा प्रोविडेंट फंड में और उसका एम्प्लॉय डालेगा। 2014 में 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, 2014 में 26 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, तो वो 15 करोड़ तो कहीं से आया। डाटा पे इनको प्रॉब्लम, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 74 एयरपोर्ट बने, ये किसने बनाए? 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने, ये किसने बनाए? 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही, कौन बना रहा है? 12 किलोमीटर पर डे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है रेलवे का, वो कौन कर रहा है? भारत मोबाइल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हो गया, वो कौन बना रहा है? ऑटोमोबाइल में 3 नंबर का मैन्युफैक्चरर हो गया, वो कौन बना रहा है? विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत बन गया, आसमान से जिन्न आ रहे हैं बनाने के लिए। तो चाहे संख्या देख लो, चाहे हकीकत देख लो। इसी के साथ अंत करना पड़ेगा, इसी के साथ अंत करना पड़ेगा। जल्दी से लास्ट लाइन जो बोल रहे थे। मैं अंत में अब छोटा पूछना चाहता हूँ, ईपीएफओ के ऊपर के सवाल पूछूंगा। इतना लंबा बोल, अरे भाई, आप ईपीएफओ का आंकड़ों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को आप ईपीएफओ अकाउंट खुलवा के कहें कि हमने रोजगार दे दिया, ये कौन सा तरीका है? लाजमी नहीं है, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको। आप किसान की जो घर के अंदर वर्कर्स हैं उनको भी वर्कर करके आप एम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग कर लें। आप मुझे बताइए कि मोदी जी ईपीएफओ अकाउंट नहीं, अरे ईपीएफओ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का चाहे वो 2 घंटे भी काम करता है, एक ईपीएफओ अकाउंट खुल गया। अंजना जी, ईपीएफओ अकाउंट खुल गया, ईपीएफओ अकाउंट आज खुल गया, इस बात की क्या गारंटी है कि कल उसको रोजगार पे है कि नहीं? आपने वैलिड पॉइंट बनाया। अब मैं देखिए, बहुत सारे फैक्ट तो एक लाइन में बता रही हूँ, एक लाइन में सिर्फ ये कहूंगा कि इनके साथ क्या स्थिति हुई जब से पहली लाइन में आके बैठ गए। अरे भाई, नीट वालों का बुलडोजर कब चलेंगे ये मैंने सारे फैक्ट बता दिए भाई, आप लगातार बोल रहे हैं। नीट के आज के जमाने में सीटें बिकती थी, आप मुझे नीट आने के बाद एक सीट नहीं बिक रही। कोई बताए कि कोई कहे कि करोड़ों रुपए की सीट बिक रही है, बुलडोजर कब चलेगा बताइए? अरे भाई, आगे सिर्फ रायता फैलाने के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ रायता फैलाने के अलावा 18 से लेकर चलिए, जबरदस्त बहस, ऐसी बहस कम से कम देश की संसद में सुनने का मौका पिछले कुछ दिनों मिला है। उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में भी हम सुनेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद, और खास तौर पर छात्रों का भूखे प्यासे बैठे रहने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।